हम खिलखिला के हंसते हैं हर ताज़ा घाव पर। कुछ लोग मोतरज हैं इस रख रखाव पर। चूंकि दिलावर के लिए ये तमाशा मुतवक्को था, लिहाजा वो जानकर अंदर ही नहीं गया था। अलबत्ता लबों पर तल्ख मुस्कुराहट, आंखों में अजियत भरी सर्द मोहरी लिए खारजी दरवाजे से बाहर खड़ा सारा तमाशा देखकर अपनी जीप की तरफ बढ़ गया। एक पल के लिए दिल किया जिन लोगों ने उसे इतने घाव दिए, रिवायत अदावत निभाते जाकर उनका भी दिल जला कर आए। लेकिन फिर दीजान की इल्तजा पैरों की जंजीर बन गई जो कॉटेज से निकलते उन्होंने की कि वो ज़रा बर्दाश्त से काम ले। अब भोली दीजान को वो क्या बताता कि हवेली की दहलीज ही उसके लिए आसाब शिकन है। बाकी लोग तो खैर 2-3 घंटे तक जीप लेकर सड़कें नापने के बाद जब पूरी हवेली के सो जाने का इत्मीनान हो गया, तब वो भारी कदमों हवेली में वापस दाखिल हुआ था। मन तो खैर उस दहलीज पर कदम रखने का नहीं कर रहा था, लेकिन हकीम सरकार की ब्लैकमेलिंग, दांत कचकचाता वो तवील नाइट बल्ब की नीलगुं रोशनी में डूबी राहदारी अबूर किए अपने लिए मुख्तस रूम में दबे कदमों दाखिल हुआ। सदशुक्र साफ सुथरा कमरा बिल्कुल खाली था। जैकेट को बेड पर उछालकर बेड पर बैठता वो झुककर शूज के तस्मे खोलने लगा। हाँ, शूज भी एक सेमत उछाल कर वो जख्मों की परवाह किए बगैर बेधड़क पीछे बेड पर गिरा। आंखें मूंद कर अभी उसने सही से मुंतशिर आसाब को पुरसकून भी नहीं किया था कि महसूस की जाने वाली आहट पर झटके से उठा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? बालकनी से हाथ में जाए नमाज लिए बरामद हुई मुकद्दस को देख वो अचंभे से अमकाना सवाल करता खड़ा हुआ। आपका खाना वहाँ साइड पर रखा है, वो खा लें, फिर हम आपकी पट्टी बदल देंगे। अभी भी ताज़ा है ज़ख्म, इस तरह ज़ख्म पर जोर डालना ठीक नहीं। उसके सवाल को नज़रअंदाज करती वो कहती जाए नमाज लिए कबर्ड की तरफ बढ़ गई तो वो दोनों हाथों में सर थामकर धप से वापस बेड पर गिरा। इस सारे अफरा तफरी में असल मसले की सिमत तो उसका ध्यान ही नहीं गया था कि हवेली में उनके लिए अलग अलग कमरे का इंतज़ाम नहीं होगा, बल्कि एक शादीशुदा जोड़े की तरह एक ही कमरे में रहना होगा। बल्कि लब दांतों तले दबाकर उसने तायराना निगाह पूरे कमरे में दौड़ाई तो मालूम हुआ कि सोने लायक भी बेड के अलावा वहाँ कोई दूसरी शय मौजूद नहीं, क्योंकि उसे ढेर सारे सामानों का अंबार कमरे में पसंद नहीं था। सो दीजान ने उसके हस्बे मंशा बेड के अलावा वहाँ 2 सिंगल सोफे और टी टेबल ही रखा था और कुछ भी नहीं। कनपटी सहलाता वो इस तरह भी अंदाज में इधर से उधर चक्कर काटता, उस अचानक ही सर उठाए संगीन मसले का कोई मौजू हल सोचने की कोशिश करने लगा। लेकिन खाली कमरे की तरह दिमाग भी बिल्कुल खाली कोरा था। उसकी फिक्र और तशवीश से यकसर बेखबर मुकद्दस नकाहत ज़दा कदम उठाती खुद बेड साइड टेबल पर मौजूद ट्रे की तरफ बढ़ी। बेड के एक जानिब ट्रे पर ढका हुआ साफ कपड़ा बिछाकर सारी चीज़ें उस पर निकालती उसकी तरफ मुड़ी, जिसके माथे पर सजे पुरसोच बलों में खतीर इजाफे के बाइस मार्च पास की रफ्तार भी तेज़ी आ गई थी। न जाने रात के इस पहर उनका मुहर्रिक दिमाग किस मुल्क की दरियाफ्त करने पर वजीद है। हैरान मुकद्दस ने सोचा। सुने, नफ़ी में सर हिलाते उसे मुखातिब करना पड़ा। नर्म पुकार पर चौंक कर वो मुतवज्जो हुआ। खाना ठंडा हो रहा है, उसने बेड की जानिब इशारा किया। क्या खाना ठंडा? नहीं, मुझे भूख नहीं है। गायब दिमागी की कैफियत में वो सर इस बात में इनकार में हिलाता अजीब सा कुछ बोलकर खुद भी झल्ला गया। आप ठीक है ना? वो उसे ठीक नहीं लग रहा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसके तशवीश से पूछने पर वो ठोक कर बोला था। अच्छी बात है, अब आकर खाना खा लें, भूख नहीं है तब भी खा लें। दी जान ने बिलखसूस हॉटपॉट में खाना डालकर भिजवाया। उसके वापस नहीं पर डट जाने से कबल वो रसानियत से बोली तो वो नफ़ी में सर हिलाता उससे इम्ताया उसकी से इम्ताया था। वो शुक्र अदा करती आड़े तिरछे पड़े शूज़ को तासुब से देखती उठाने के लिए झुकने लगी कि क्या कर रही हैं ये आप? झपटने के अंदाज में दोनों शूज़ खींचता वो यक पयक दुरुस्त हुआ। मुझे नहीं पसंद कोई मेरे जूतों को हाथ लगाए, आइंदा ऐसा मत कीजिएगा। वो कतियत भरे तहुक्मिया अंदाज में बोला तो मुकद्दस सफाई पेश करने के लिए बोली, लेकिन ये रास्ते में पड़े हों तो उसे पैर से एक जानिब खिसका कर जाया जा सकता है, हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं। वापस से जुमला कता कर करख्तगी से सरजनिश करता वो शूज़ ले जाकर एक कोने में उछालता वॉशरूम हाथ धोने चला गया। अजीब था लेकिन नागवार नहीं। उसके सरजनशी अंदाज पर चंद साथ उसी जगह हैरान खड़ी मुकद्दस एक अछूते एहसास से आशना होकर होले से मुस्काती बैग से छोटा सा कुरान बरामद करके उसके खाना खाने तक सूरह मुल्क और सूरह रहमान पढ़ लेने का इरादा करती सोफे पर बैठ के वॉशरूम से बरामद हुआ दिलावर एक सादा नज़र ज़ेरे लब तिलावत में मसरूफ मुकद्दस पर डालकर खाना खाने बैठा। बेदली से निवाला बनाकर मुंह तक ले जाते यकायक हवेली में हुआ तमाशा किसी जहर की तरह दिमाग की नसों
सांसों में सिरायत करता गया तो हलक तक कड़वाहट उतरती चली गई। साथ ही किसी एहसास से बेचैन निगाह कुमलाए हुए पुरनूर चेहरे की जानिब बेसाख्ता उठी। इन्होंने भी सबका जहर में बुझे तीर सा सफाक लहजा सुना, बेहिसी से भी बदतर रवैया देखा। फिर ये इस कदर पुरसकून क्यों है? जहर जहर हुई सोच के साथ उसने स्पाट खोजती नजरों से उसके मुलायम नकूश में तलखी का शाइबा तक तलाश करना चाहा, लेकिन वहाँ ऐसा कोई तासुर ढूंढने से भी नापायद था। क्या इन्होंने कुछ नहीं सुना? लेकिन किस तरह मुमकिन है? एक हौसला अफजा ख्याल उभरा जिसे दिल ने अहमकाना करार देते फौरन रद्द किया। खाना ज़्यादा ठंडा हो गया तो हम गर्म कर लें नीचे से? उसकी नज़रों का इर्तकाज महसूस कर रही मुकद्दस ने सूरत से निगाह उठाकर पूछा। नहीं ठीक है। गड़बड़ाकर नफ़ी में सर हिलाता वो प्लेट पर झुक गया था। मैं क्यों फजूल में हलकान हो रहा हूँ? मुझे क्या, इन्होंने देखा सुना या नहीं? हाकिम सरकार जाने, उनकी जोजा जाने। मुझे थोड़ी शौक चढ़ा था दुल्हन को हवेली के दर्शन करवाने का या वहाँ के मोतबर लोगों से मुतारिफ कराने का। झल्ला कर सर झटकता, खुद को इस मामले से बालातर करता। वो यके बाद दिगरे वो हलक में अटक रहे निवाले पानी से उतारने लगा था। जैसे तैसे खाना खत्म करके वो हाथ धोने वॉशरूम गया तो पीछे मुकद्दस दस्तरखान समेट कर बेड पर साथ लाया मुख्तसर सा बैग रखती कुछ निकालने के लिए झुकी। आप ये सब यहाँ भी उठा लाएं? बैग से गैर मुतवक्को तौर पर मरहम पट्टी का सामान बरामद होने पर वो हैरान हुआ। आप यहाँ किसी को अपने जख्मों के मुतालिक बताना नहीं चाहते? ऐसे में हमारे पास ये सब कुछ साथ लाने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। फिर अजनबी जगह पर आते ही मरहम पट्टी का सामान मांगना अजीब लग जाता। वो नीचे बैग रखती सादगी से बोली तो दिलावर के आसाब ढीले पड़े। उसका अपना वजूद नकाहत से चूर था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसे यकीन था कि वही है। फिर भी उस लड़की को उसके जख्मों का ख्याल रहा था। फिक्र अपनायत की हिद्दत से पुरख्याल जहन में एक नाआशना एहसास लेकर उभरा था। लेकिन फिलवक्त वो अच्छे या बुरे की फहरिस्त में दर्जा बंदी नहीं कर सकता था। लेकिन सीने के दाएं जानिब मुतहरिक गोश्त का लोथड़ा इस एहसास से सुस्त पड़ा था। वो बिना हीलो हुज्जत शर्ट के बटन्स खोलता आकर बेड पर बैठ गया। मुकद्दस हमेशा की तरह माने झिझक और हया को पशे पुष्ट डालकर एक तबीबा की तरह कार्रवाई करने लगी। वो हकीकत है, ये गलत भी नहीं लग रहा है जो दास्तां की तरह लौट आएगा वो कभी ना कभी। ये यकीन है मगर गुमान की तरह। उसके खूबरू चेहरे के तमाम तर जाजिबे नज़र उजलात एक लम्हे बुरी तरह भिंचे हुए थे। उस लम्हे कनपटी की रग वक्फे वक्फे से फड़फड़ा रही थी। मुतजाद किस्म के नापसंदीदा मनाजिर से नाबर्द आजमा होकर बिल्कुल स्पाट हुई साही रंग के नीचे तारीकी में डूबे गार्डन में न जाने क्या तलाश कर रही थी। सुलगते आसाब की तरह हाथ में शोला सुलग रहा था, जिससे बनते धुएं के मरगूले उसकी जहनी इस तरह की बेहतर अरकासी कर रहे थे। वो सिगरेट नोशी का आदी नहीं था, लेकिन कभी खुद को सुलगाने बैठता तो फिर बेहिसाब सुलगाता चला जाता। नाजमा बेगम को आसाबी सकून के लिए नींद की गोली देकर सुलाने के बाद ही वो कमरे में आया था, जो गनूदगी में जाने तक दिलावर को बद्दुआएं देती रही थी। अपनी माँ समेत सबका अजीब रवैया देख हकीकतन उस हवेली से, उस माहौल से उसका दिल उचाट हो गया था। इन नाम नेहाद अपनों से तो दयारे गैर के गैर ही भले थे, जो एक दूसरे के लिए दिल में कम अज कम इस कदर बुग़्ज़ तो नहीं रखते थे। तनफ्फुर ज़दा सोचों का एक तूफान था जो उसके आसाब को मुस्तकिल चटखाता, उस माहौल से बेजार और मुतनफ़्फ़र कर रहा था उसे। बहरान मज़ीद न जाने कितनी देर तक वो ये सब रवैये सोच सोच कर सीना जलाता रहता कि नर्म पुकार पर बुरी तरह हड़बड़ाए। बहरान, बच्चे जाग रहे हो? वापस आवाज़ उभरी। गालबन दीजान कमरे की लाइट देख कर आई थी। जी दादी जान। जल्दी से सिगरेट गमले में फेंकता, शर्ट झाड़ता, तकरीबन दौड़ता हुआ बेड के पास आया। ड्रॉर से माउथ फ्रेशनर निकाल कर उसे स्प्रे करता। परफ्यूम उठाकर खुद समेत पूरे कमरे में छिड़कते तक उसकी सांस फूल चुकी थी। चूंकि दीजान की इस पहर आमद की उम्मीद नहीं थी, सो गैर मुतवक्को छापे ने उसे ठीक ठाक बौखला दिया था। बच्चे सो रहे हो तो सो जाओ, मैं बाद में। नहीं, आइए दीजान। दौड़कर डोर खोलता वो बमुश्किल मुस्कुराया। ठीक हो बच्चे? चेहरा इस कदर सुर्ख क्यों हो रहा है? सांस भी फूल रही है। दीजान ने फौरन परेशानी से उसकी पेशानी को छुआ था। वो बिल्कुल ठीक हूँ दीजान, आप आएँ। दीजान का वही हाथ थाम कर वो अंदर की जानिब बढ़ा। ये बू कैसी है? दूसरे कदम पर दीजान रुकी। बू कैसी बू दीजान? दिल जैसे यक बयक की डूबा। मतलब खुशबू। आह, परफ्यूम है दीजान। हलक में अटकी सांस गिल्ट बनकर मादूम होने के वक्फे में बहाल हुई। आप कैसे? उन्हें बेड पर बिठाता वो पहलू में टिका। दिलावर को देखने निकली थी कि आया कि नहीं। फिर तुम्हारे कमरे की लाइट ऑन देखी तो सोचा देख लूँ तुम्हें। ठीक हो ना तुम? दिलावर के नाम पर उसने सर झुकाया।
اپنی ماں کے رویے کو زیادہ خود پر سوار نہیں کرو بچے، وہ تکلیف میں۔ بہو کے شفاق الزام نے ان کا کلیجہ چھلنی کر دیا تھا اپنا بھی، لیکن وہ اپنی نرم طبیعت سے مجبور ایک بیٹے کو اپنی ماں سے متنفر نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ ہم سب تکلیف میں دی جان، ہم سب، لیکن اس سے کسی کا رویہ جسٹیفائی نہیں ہوتا۔ وہ دی جان کا ہاتھ گریف میں لے کر صاف کوئی سے بولا تو دی جان چپ ہوئی۔ میزان کے ساتھ ہوا حادثہ یا تو محض حادثہ تھا یا پھر کسی دشمن کی سازش۔ ایسے ہی اوائل سردی کے دن تھے، وہ نومبر کی پہلی خنکیلی ہفتہ چل رہا تھا۔ اس سال دھند بہت زیادہ پڑ رہی تھی۔ صبح شام تو جیسے 10 قدم دور موجود شے یا انسان کو دیکھنا تک دشوار تھا۔ الیکشن کا دور تھا، ووٹنگ کے تیسرے دن اس کی بارات جانی تھی۔ 5 بجے ووٹنگ لائن بند ہوئی تو ہمیشہ کی طرح حریف پارٹی کی جانب سے کسی قسم کی شرارت کے خدشے کے پیش نظر سرکاری گاڑی کے ساتھ میزان سمیت 2 گاڑی نوجوان شہر گئے تھے۔ واپسی داجی نے انہیں دھند کی وجہ سے صبح کرنے کا حکم دیا تھا، سو سب وہیں شہر والے گھر پر برات گزارنے کے لیے ٹھہر گئے تھے جہاں دلاور پہلے سے موجود تھا۔ چونکہ دوسری صبح مایوں کی تقریب تھی، حصول کی آگ میں جل رہا میزان عثمانی کے لیے ایک ایک پل گویا صدیوں پر محیط تھا، لہٰذا وہ رات ہی نکل جانا چاہتا تھا۔ اس کی بے تابیوں کو دیکھتے لڑکوں نے شرارتاً گاڑی کی چابی چھپا لی کہ ہم شام تک جائیں گے، جبکہ میزان صاحب کو ہلدی لگوانے کی بے انتہا جلدی تھی۔ سب کی منتیں سماجتیں کرنے کے باوجود جب اثر نہ ہوا تو وہ نہ جانے کس پہر بے خبر سو رہے دلاور کی جیپ کی چابی لے کر نکل گیا، کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی۔ اور صبح 10 بجے جو خبر پولیس کی طرف سے موصول ہوئی وہ کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ ہائی وے سے کچھ دور مقامی پولیس کو جیپ کسی پیڑ سے متصادم ملی تھی۔ سوار نے موقع پر ہی زندگی کی بازی ہار دی تھی۔ تحقیقات پر مامور افسر کے مطابق ایک تو جیپ کی بریکس فیل تھیں، دوسرا اس صبح دھند بھی بہت پڑ رہی تھی۔ اب دھند کی وجہ سے یہ دلسوز حادثہ ہوا تھا یا بریک فیل ہونے کی وجہ سے، تحقیقات کے باوجود پولیس کو درست قیاس نہیں لگا پا رہی تھی۔ وہ 3 دن بعد دلہا بننے والے میزان عثمانی جس وقت کفن میں لپٹا حویلی میں لایا گیا، اتنے دنوں سے شہنائیوں سے گونج رہی حویلی دل خراش چیخوں سے دہل اٹھی تھی، لیکن اس زندہ دل یاروں کے یار شخص پر رتی بھر بھی اثر نہ ہوا تھا۔ اس نے ایسی ضدی چپ سادھی تھی کہ اس کے بارات میں شرکت کے لیے آئے لوگ اس کے جنازے میں شامل ہونے کا کرب جھیلنے پر مجبور ہو گئے، اور ہر کردہ ناکردہ گناہ کی طرح میزان عثمانی کی موت کا الزام بھی دلاور عثمانی کے سر آ گیا۔ جیپ اس کی تھی، یعنی میزان عثمانی کے حصے کی آئی موت بھی اس کی تھی۔ اب یہ کم عقل لوگوں کو کون سمجھائے؟ کاتب تقدیر کا قلم حرف آخر ہوتا ہے، کوئی وہاں ہیر پھیر نہیں ہوتا۔ آپ یہاں ہیں نیک بخت؟ وہ دونوں اثر نو اس سانحے کی ستم یاد کر رہے تھے جب داجی کی بھاری آواز آئی، جی۔ دی جان نے فوراً آنچل سے چہرہ صاف کیا۔ بہران نے بھی آنکھوں کے گوشے کو غیر محسوس انداز میں رگڑا۔ میں وہ بس جی جانتا ہوں، آپ اپنے نالائق کو دیکھنے نکلی ہوں گی، کیونکہ اسے دیکھے بغیر تو آپ کو نیند چین سے آتی نہیں۔ تو آپ کو بتا دوں وہ آ چکا ہے، آ کر سو جائیں۔ داجی کچھ خفگی سے تلان بولے، اور تم بھی برخوردار سو جاؤ، کل ہم تمہیں اپنے ساتھ گاؤں لے کر جائیں گے۔ دی جان سے نظر ہٹاتے وہ بہران سے بولے، کل کی باتیں کل کر لیجیے گا، ابھی سو جاؤ بچے۔ دی جان اس کا ماتھا چوم کر بولی تو وہ سر ہلا گیا۔ انکار کی مجال نہ اقرار سے گریز، 2 4 سے کلام ہے، 2 4 سے گریز۔ پٹی بدل کر وہ سب پھینکنے گئی تو واپس وہی فکر دلاور کی ذہن سے آن چمٹی۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم الجھائے وہ واپس اس مسئلے کے حل میں دماغ کے سست گھوڑے دوڑانے کی کوشش کرنے لگا، مگر بے سود۔ اف، وہ ناکامی پر جھلا کر کھڑا ہوا۔ درد ہو رہا ہے؟ جھٹ فکر مندی سے سوال ہوا۔ یہ کھا لیں، زخم بھر رہے ہیں تو جلدی میں کھچاؤ کی وجہ سے درد اور کھجلی ہو سکتی ہے۔ خاموشی پر اس نے باکس سے پین کلر نکال کر دیا۔ آپ میری فکر نہیں کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ آرام کریں۔ بے ہوش آپ ہوئی تھی، میں نہیں، تبھی ہم اس مسئلے میں پھنسے ہیں نا، بے رخی سے کہتا آخر میں وہ محض سوچ ہی سکا تھا۔ اس کے اچانک ہی بے رخ ہونے پر مقدس لب دبا کر پشت موڑتی باکس بیگ میں رکھنے لگی۔ اپنا آپ پسے پشت ڈال کر وہ تمہاری فکر کر رہی ہے، اور تم دلاور عثمانی، لعنت ہے تم پر۔ ضمیر نے فوراً ہی غیر جانبداری سے لتاڑا، جس کا حامی دل بھی ہوا تھا۔ کچھ نادم سا ہو کر پیشانی مسلتا وہ جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ دل نے فوراً اخلاقاً مزاج پرسی پر اکسایا، لیکن وہی نرم لہجہ اپنائیت بھرے الفاظ کا ضیاع جو اس کے لیے ہمالیہ چڑھنے سے کم دشوار نہ تھا، سو دماغ نے فوراً ہی ٹال دیا، اور ذہن پھر گھوم کر پچھلی فائل پر چلا گیا کہ سویا کہاں جائے۔ دوسرے فریق کے ذہن میں بھی شاید یہی کشمکش اس وقت چل رہی تھی۔
तभी वो छोटे से बैग को 10 के ज़ाविये से घुमा कर कोई दूसरी दुनिया दरियाफ्त करने पर बसी थी। बात सुने आप, वो यक पुकार उठा। जी, वो जैसे पुकार की मुंतजिर थी। आप बेड पर सो जाएं। निगाह चुराता दूसरी तरफ देखता वो हुक्मिया बोला। और आप? अहमकाना सवाल लिए फिसली जुबान को उसने फौरन दांतों तले दबाया। मैं। दिलावर भी गड़बड़ाया था, शायद उसे तवक्को नहीं थी उसकी। मुझे नींद नहीं आ रही, मैं यहीं ठीक हूँ, आप सो जाएं। तवक्कफ लेकर वो लहजा मजबूत करता बोला। आपको आराम की ज़रूरत है, आप सो जाएं। हम दिन में काफ़ी सो चुके हैं, सो अब हम मुताला करना चाहते हैं, लिहाजा हम। आपको मुझसे बहस करना अच्छा लगता है? उसके उज़र तराशी की नाकाम कोशिश पर वो बिगड़ा था। नहीं, हम तो फिर सो जाएं आप, वो तो हुक्मिया बोला। जिस पर मुकद्दस चंद साथ उसी तरह कशमकश में रहने के बाद कुछ सोचकर लब कुचलती मुड़ी। पहले से सलीके से बिछी बेडशीट को एक मरतबा फिर दुरुस्त करती। एक तकिया दूसरी जानिब बिल्कुल कोने में लेकर बैठती उसकी सिमत मुड़ी, जो बज़ाहिर फ़ोन में मसरूफ़ नज़र आ रहा था पर हिस्सियात उसी की तरफ थी। बेड काफ़ी बड़ा है, आप इस सिम सो जाएं, हमारे लिए इतनी जगह काफ़ी है। बड़ी हिम्मत से वो माने हिजाब से बार बार हलक में अटकती आवाज़ को खींच कर मुकाबिल की समात तक पहुंचाने में कामयाब हुई। जी। उस गैर मुतवक्को तजवीज़ पर बौखलाई दिलावर के हाथ से फ़ोन छूटते छूटते बचा। आंखें फाड़ कर उसने उसकी पुश्त को देखा, जिसके नाजुक वजूद होले होले लरज़ रहा था। गालिबन मोहतरमा जुरतमंदाना इक़दाम के बाइस सांस हमवार कर रही। मौका मुनासिब नहीं था, लेकिन दिलावर को हंसी आ गई थी। कुछ देर तक वो उसी तरह बैठी रही, फिर बिल्कुल किनारे पर बैठकर उनसे टेक लगाकर नीम दराज होती चादर पैर पर डालकर कोई किताब पढ़ने लगी थी। न जाने हकीम साहिबा की फ़िक्र करने का ये कौन सा अंदाज़ है जो खुद पे आराम रहना गवारा करती थी, लेकिन मुकाबिल को राहत देना चाहती थी। वो चाहकर भी फ़ोन पर बेवजह उंगलियां चलाता उस नहज पर सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। तभी हार मानता उठा और जाकर लाइट ऑफ करता नाइट बल्ब रोशन करके दूसरी जानिब आकर बैठ गया। अंधेरा होते ही मुकद्दस आराम से किताब रखकर अपनी जगह चादर ओढ़कर दराज हुई। मतलब मोहतरमा अपनी कोशिश में हस्बे साबिक कामयाब रही थी। एक बात पूछूं आपसे? पैर समेट कर ऊपर रखते दिलावर ने किसी ख्याल से इजाज़त चाहिए। जी। दम साध कर लेटी मुकद्दस के लब आदतन हिले। दूसरी तरफ वापस खामोशी छा गई थी। अब आप बेहोश किस वजह से हुई थी? तवक्कुफ से सवाल उभरा। आपको क्या लगता है? मुकद्दस ने भी तवक्कुफ लेकर सवाल बराए सवाल किया तो वो आंखें सुकेड़ कर उसकी छोटी सी पुश्त घूरने लगा, फिर शाने उचकाता खुद भी लेट गया। वरना दिल कर रहा था कह दे कि अपना ही बनाया खाना खाकर जिसमें आप गोलमाल करती हैं। सुने। कुछ देर तक जब कोई जवाब ना आया तो उसने खुद आवाज़ लगाई, लेकिन जवाब निदार। सो गए आप? शायद सो गए। खुद बुड़बुड़ाती वो आंखें मूंद गई। कहें। तवक्कुफ से शाहाना इजाज़त मिली। क्या वाकई इस चीज़ का कारोबार करते हैं आप? इजाज़त मिलते हिचकिचाते लहजे में कस्तन शराब कहने से इज्तनाब किया गया, जिस पर उसके लबों के किनारे जानदार तबस्सुम से आबाद हुए। आपको क्या लगता है? भारी लहजे में हिसाब बराबर किए जाने पर मुकद्दस ने आंखें मींची। मजाल है जो बंदा उधार रख ले। वैसे उस चीज़ से क्या मुराद है आपका? कुछ साथ इंतज़ार, फिर सवाल हुआ। आप जानते हैं। सो तो है, उसने इतराफ़ किया। फिर से मुकद्दस कितनी देर तक मुंतज़िर रही, लेकिन दूसरी तरफ से खामोशी का दौरानिया बढ़ता जा रहा था। आपने बताया नहीं। मज़ीद ज़ब्त ना हुआ तो वो फिर से लबों को हरकत दे बैठी, जिस पर दिलावर की मुस्कुराहट गहरी हुई, पर बोला कुछ नहीं। जबकि मुकद्दस बेचैन हुई थी। वो बदबू उसके अंदर तक घुस गई थी, जिसके बाद उल्टियाँ करते करते वो बेदम सी हो गई थी। अगर वाकई वो हराम शय थी जो उसकी सांसों में उतरी थी, या उस शख्स की कमाई का जरिया वो हराम शय था, तो आगे सोचते एक मर्तबा फिर उसका जी मतलाने लगा था करेहत से। आप बता दें प्लीज़। वो मिन्नताना मिनमिनाई। लगे हाथों आप भी बता दें, आप मेरे खाने में क्या मिलाती थी? हम क्या मिलाते थे? वो बौखलाकर बिला इरादा उस सिमत करवट ले गए। आपको याद नहीं? दिलावर ने बराह रास्त उसकी हिरनी आंखों में झांकते जताया। शब बखैर। सटपटाकर निगाह झुकाती वो झट पुश्त मोड़ गई, लेकिन बेचारा दिल इतनी ही धड़कनों का इख्तियार खो बैठा था। इतने में ही रुखसार भी पल में उस उफ्ताद पर दहक उठे, जिस पर बौखलाकर वो दोनों ठंडे हाथों में चेहरा छुपा गए। और कुछ पूछना है आपने? मज़े से तंजिया सवाल उभरा। नहीं, शब बखैर। पहलू में धड़कते दिल को बेतरतीब कर वो आराम से करवट बदल चुका था। इस सब में अच्छा ये हुआ कि जो दरमियान एक ऑकवर्ड फ़िज़ा हाइल थी, वो उस आधी अधूरी बातचीत के नतीजे में ज़ाइल हो गई। वो आराम से आंखें मूंद गया। गर्ज़ कुछ चीज़ें जिस कदर हमें मुश्किल नज़र आती हैं, दर हकीकत होती नहीं हैं। हमारा ज़हन होता है जो उसे खुद पर हावी करके बेवजह परेशान होता है। दोनों के थकान ज़दा आसाब पर मेहरबान होती नींद की देवी उनके इतने घंटों की बेवजह की नादान सोचो फिक्र पर तासुफ से मुस्कुराई थी। तुझको कोई पसंद है ना? खर उसे पसंद। किसने तुझे कहा कि तू कर प्यार से गुरेज?